एंटीबॉडीज अगर हमारी बॉडी में बनते हैं, जिस तरीके से कोरोना हो जाए तो उसके बाद कहा जाता है कि एंटीबॉडीज बनते हैं, तो क्या हम ये माने, क्या कोई इंडिविजुअल इस बात को मानकर चल सकता है कि वो 6 महीने तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं और फिर डोज की जरूरत है नहीं उनको? नहीं, ये तो कहना मुश्किल है कि एंटीबॉडी जो जैसे इन किस्म के वायरस होते हैं, उसमें इन्फ्लुएंजा ले लीजिए, अगर जैसे फ्लू होता था, तो वायरस का जब फ्लू होने के बाद जो एंटीबॉडी टाइटर है ग्रेजुअली 3 महीने में कम हो जाता है। हमारी उम्मीद ये है कि 2 काइंड ऑफ इम्यूनिटी है, एक तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और दूसरा रहता है आपका मेमोरी, टी सेल मेमोरी। तो हम निश्चिंत ये जानते हैं कि आपका टी सेल इम्यूनिटी जरूर रहेगा। तो उसीलिए अभी भी ऑब्वियसली स्टडीज अभी ये तो पूरा नहीं जानते हैं कि कब तक हम जो है पूरा पूरा आपको बूस्टर लगेगा कि नहीं, ये साइंस अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये अभी तक इतना डेफिनेटली है कि 3 से 6 महीने तक आपका इम्यूनिटी रहेगा। 3 से 6 महीने के बीच में मोस्ट ऑफ जितने लोगों का हम लोग टेस्ट कर पाते हैं तो देखते हैं कि एंटीबॉडी लेवल जो है ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एबिलिटी, आपको क्षमता नहीं है कि आप लड़ सकते हैं। आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जो टी मेमोरी सेल होता है उसमें डेफिनेटली इस एंटीजन हैज बीन प्रेजेंटेड, जिससे कि आप लड़ पाएंगे। तो इसलिए एंटीबॉडी के ऊपर इतना ध्यान रख के उसको बार बार टेस्ट करने से कोई आपको फायदा नहीं है। इसी से जुड़ा एक और सवाल, खास तौर पर क्योंकि काफी लोगों ने, कल जब हमने कार्यक्रम किया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि अस्थमा के मरीजों को सावधानी क्या बरतनी चाहिए और क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस उनको लेनी है। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए साथ ही साथ, फिर बाकी डॉक्टर्स के पास लौटेंगे। तो बीमारी जो है, जिसको सीडीसी का जो गाइडलाइन है जिसमें बोलते हैं कि कौन हाई रिस्क रहता है, तो उसमें दमा जो है वो अभी तक रिसर्च में चल रहा है कि हाई रिस्क है कि नहीं है। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फिजीमा जो सिगरेट पीने के कारण होता है, वो निश्चय हाई रिस्क है। तो जो भी हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, आपका कोई मतलब कि ट्रांसप्लांट है, आप कोई स्टेरॉइड लेते हैं, तो दमा, सीओपीडी पेशेंट भी उसी कैटेगरी में आते हैं। और दमा अभी तक जो है कहीं हाइपरटेंशन के लोगों की तरह है। तो डबल मास्किंग, बाहर जाते समय वैक्सीनेशन, और जो आपका एस्मा का मेडिसिन है उसको भूलिएगा नहीं, उसको कंटिन्यू रखिए इस दौरान, यही बेस्ट एडवाइस है इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर्स का पूरा पैनल जिनसे हम बात कर रहे हैं। एक्स एम डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, अपोलो 27 के हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं। सवाल फिलहाल मेरे चल रहा है, लेकिन ये तमाम वो सवाल हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे, लेकिन ठीक 1 बजे जरूर जुड़िएगा क्योंकि आज तक का कोरोना क्लिनिक खुलने वाला है। डॉक्टर विनोद अग्रवाल, एक शंका जो सबके मन में, खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर, क्या फर्टिलिटी रेट कम होता है इससे या नहीं, इसको भी दूर कीजिए जरा। डॉक्टर विनोद, आप म्यूटेड हो। जी डॉक्टर साहब रहे थे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, वैक्सीनेशन से कोई भी असर फर्टिलिटी पर नहीं होता है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि पोलियो की जब वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही थी, हाँ। मैं उस समय झारखंड में था। मैंने देखा कि कई जगह पर यह प्रचार था कि पोलियो की वैक्सीनेशन से भी फर्टिलिटी पे इफेक्ट होता है, ऐसे प्रचार किए गए थे। ये बिल्कुल भी पूरी तरह से गलत है कि फर्टिलिटी पर वैक्सीनेशन का कोई भी असर होता है। 100% इट इज रॉन्ग टू से दैट फर्टिलिटी पर कोई भी असर होता है। इतनी बात के बाद मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा इस विषय। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इस तरह के भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं तो कम से कम आपके इस जवाब से शंकाएं भी दूर होती। डॉक्टर विनय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि वैक्सीन का फायदा क्या हुआ जब हमें बाद में भी संक्रमण हो रहा है, इसका जवाब क्या देंगे डॉक्टर विनय? हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन जो है ना, ये डिजीज प्रिवेंट करता है। मतलब आप हॉस्पिटल में पहुंच जाए या फिर आईसीयू में पहुंच जाए, ये सब रोकने का काम करता है वैक्सीन। वैक्सीन लेने के बाद भी हमें ये जानना है कि इन्फेक्शन हो सकता है। आपका इम्यूनिटी फिर डिसाइड करेगा कि आपको डिजीज होगा कि नहीं होगा। तो सिवियर डिजीज प्रिवेंट करने का काम करता है वैक्सीन। ये बस कोविड वैक्सीन में ही नहीं, हर किसी वैक्सीन में यही है। बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं, बट जो कोविड वैक्सीन अब तक बने हैं उनका प्राइमरी काम ये है कि सिवियर डिजीज ना हो और मौत से बचाए। इन्फेक्शन बिल्कुल हो सकता है। आपको ये भी जानना है कि 2 डोजेस जरूरी है और दूसरे डोज के 2 से 4 हफ्ते बाद ही आपका इम्यूनिटी आ जाएगा। एक वैक्सीन से काम नहीं चलेगा और दूसरे लेने के तुरंत बाद आपका इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगा। तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो आपको सारी सावधानी बरतनी है और कंटिन्यू करनी है। बिल्कुल, सावधानियां बरतने की जरूरत है। डॉक्टर राजीव भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब,
हम अगर फर्ज कीजिए किसी व्यक्ति ने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन या फिर अब तो स्पुतनिक भी आ गई, अगले हफ्ते से मिल जाएगी, वो ले ली है, तो क्या सेकंड डोज उसी का लेना चाहिए या मिक्स भी हो सकती है वैक्सीन? देखिए, अभी का जो डेटा अभी तक अवेलेबल है, जो हमें पता है, अभी कोई वैक्सीन इंटरचेंजेबल नहीं है। आपने अगर पहले कोविशील्ड लिया या पहले कोवैक्सीन लिया तो आपको सेकंड डोज उसी का लेना है। स्पुतनिक के बारे में कहा जा रहा है सिंगल डोज ही वैक्सीन है ये, बट पहले कोविशील्ड लेने के बाद कोवैक्सीन लेना, ये इसके बारे में कोई अभी जानकारी हमें मालूम नहीं है। तो इसके बारे में अभी जो नियम पालन करना है, जो वैक्सीन आप पहले लिए उसी को सेकंड डोज लेना है।